हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे भारतीय संविधान की या इंडियन पॉलिटी, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे कैग के बारे में, यानी कि जो हमारे भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, आर्टिकल 148, उनके बारे में आज हम जानेंगे कि क्या क्या उनकी शक्तियां हैं, कौन उनको नियुक्त करता है, कैसी उनकी शासन प्रणाली है, क्या क्या वे कर सकते हैं। ये सब चीजें आज हम देखेंगे इस पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अनुच्छेद 148 से 151 तक, यानी कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे चीजें हमको पढ़ना है। तो अनुच्छेद 148 जो है वो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, यानी कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। ये बोला गया है आपके आर्टिकल 148 में। 149 में यह बताया गया है कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं उसकी शक्तियां क्या होंगी, उसके ड्यूटीज, पावर्स, ये सब चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 149 के तहत। बात करते हैं अनुच्छेद 150। तो अनुच्छेद 150 के तहत संघ के और राज्यों लेखाओं का प्रारूप, यानी कि संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप जो है यहाँ पर बात करेंगे 150 आर्टिकल के अंतर्गत, और ये रखा भी गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि आर्टिकल 150 में इनमें से क्या है। ये चार ऑप्शन में आपको दे दिए जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 151 की बात करें तो इसको बोलते हैं हम सम परीक्षा प्रतिवेदन, तो ऑडिट रिपोर्ट। तो ये क्वेश्चन ये आ चुका है एग्जामों में कि जो हमारा कैग होता है वो किस आर्टिकल के तहत जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, या फिर जो रिपोर्ट है वो किस रिपोर्ट, जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं वो किस आर्टिकल से रिलेटेड हैं। तो ऑप्शन दिए हुए थे 4, तो उसका आंसर था 151। तो ये सब हमने क्या किया है कि ये आप आराम से भी पढ़ते जाइए। लास्ट में इसके 10 से 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा पढ़ने के बाद जब उसके हम आंसर लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, पद एवं योग्यताएं उसकी देखेंगे हम, क्या पद और योग्यताएं। तो देखते हैं क्या क्या है। स्वतंत्र लेखा परीक्षा की व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र का एक आवश्यक उत्पादन है। कार्यपालिका के वित्तीय आदान प्रदान का औचित्य अथवा अनौचित्य निश्चित करना एक तकनीकी कार्य है, यानी कि जो कार्यपालिका है उसका वित्तीय कितना आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, आदान प्रदान का औचित्य और अनौचित्य निश्चित करना एक तकनीकी कार्य हो गया। इसके लिए एक विशेष अनुभव तथा समझबूझ की आवश्यकता होती है। इसी प्रयोजन के लिए नियंत्रण महालेखा परीक्षक को संसदीय लोकतंत्र का एक जो है विशिष्ट अंग बनाया गया। बनी सी बात है, हमारी जो कार्यपालिका है उसका आदान प्रदान का एक तरीके से आदान प्रदान जो होता है उसका रिपोर्ट बनाना या उसकी चेकिंग करना, ये कोई आम बात नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही समझदार व्यक्ति की जरूरत है। इसीलिए हमारी भारत सरकार के द्वारा, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा महालेखा परीक्षक जो होते हैं कैग, उनकी नियुक्ति संसदीय लोकतंत्र का एक विशिष्ट अंग बनाया गया है। अब बात करते हैं कुछ और चीजों की। तो भारत सरकार के अंतर्गत यह अत्यधिक महत्वपूर्ण पद है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, जिसके द्वारा देश की समस्त वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित किया जाता है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की व्याख्या संविधान के भाग 5 में की गई है। कहां पर की गई है? भाग 5 में। तो आपको याद रखना है कि भाग 5 जो है आपका, उसमें कैग से रिलेटेड चीजें बताई गई हैं, व्याख्या की गई है। संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन महालेखा परीक्षक के नमूने के आधार पर बनाया गया है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ चुका है कि कैग की नियुक्ति कौन करता है। तो कैग की जो नियुक्ति करता है वो करता है हमारा राष्ट्रपति। इसकी कार्य अवधि जो 6 वर्ष होती है, देखिए या तो 6 वर्ष होगी या 65 साल होगी, ये चीजें इसमें चलती हैं। या तो 6 वर्ष अगर पहले होगा तो हट जाएगा, या उसकी एज 65 साल हो गई तो वो हट जाएगा। इसको प्रस्तुत करने के लिए दोनों सदनों के समावेदन की आवश्यकता पड़ती है, और यह पद उस समय अपवाद है, मतलब यह पद
उस नियम का अपवाद है जिसमें संघ के सभी लोक सेवक राष्ट्रपति के जो है प्रसाद प्रयत पद धारण करते हैं। मेनली आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि अगर जो हमारा कैग है, अगर उसको आपको हटाना है तो उसके लिए दोनों सदनों के समावेदन की आवश्यकता पड़ेगी, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। तो जो मैं बता रहा हूं इनको याद रखिएगा, आगे मैंने एमसीक्यूज लिए हैं तो उसमें ये बहुत काम आएंगे। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद त्याग के पश्चात भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता। समझ में आई बात? यानी कि अगर उस पद त्याग देता है या फिर वो हट जाता है, रिटायर्ड हो जाता है, उसके बाद किसी भी लाभ के पद पर नहीं रहेगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 को संशोधित करके 1976 में इस अधिनियम द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए निर्धारित की गई सेवा की शर्तों के संबंध में उपबंध किए गए हैं। देखिए क्या क्या किए गए हैं। 60 वर्ष की आयु तक ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद पर कार्य कर सकता है। वह किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो है पद त्याग कर सकता है, त्याग पत्र देकर। अनुच्छेद 148 के 1 और 124 के 4 के अनुसार उसे महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। तो ये भी याद रखना है कि जो कैग है उस पर महाभियोग की प्रक्रिया भी चलाई जा सकती है। उसका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समतुल्य होगा, यानी कि उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात की जा रही है तो न्यायाधीशों की अगर हम बात करें तो लगभग 90,000 उनकी पेमेंट है मंथली, और जो हमारे चीफ जस्टिस थे उनकी 1 लाख रुपए पेमेंट थी, तो लगभग इन्हीं के समतुल्य होगी। अन्य विषयों में उसकी सेवा की शर्तें उन्हीं नियमों से आधारित होगी जो भारत सरकार के सचिव की पंक्ति के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के लिए लागू होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, कर्मचारियों के वेतन आदि भारत सरकार की कहां से दिया जाएगा? संचित निधि से, आर्टिकल 266। यानी कि मेनली आपको एक चीज ये हमको पता चला संविधान पढ़ते पढ़ते कि कोई भी पेमेंट की प्रक्रिया हो रही है जो कि सरकारी काम के लिए यूज हो रहा है तो वो कहां से निकल रहा है? वो निकल रहा है आपका संचित निधि से, आर्टिकल 266 से। तो इसमें जो कुछ पॉइंट है तो वो आपको याद रखना है क्योंकि उस पर क्वेश्चन बनते हैं। कार्य एवं भूमिका, कार्य एवं भूमिका की हम बात करते हैं तो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों के लेखों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संसद द्वारा संहित किए जाए। यानी कि संसद जो शक्तियां उसको प्रदान कर रही है उस शक्ति का उपयोग करके संघ और राज्यों के लेखों के संबंध में वो कुछ अपने कर्तव्य जो होंगे उसके ऑडिट करने के जो उसके कर्तव्य होंगे उसका वो निर्वाह करेगा। अनुच्छेद 149 से 151 के अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख किया गया है, यानी कि वही 149 से 151 तक उसके कर्तव्य और शक्ति के बारे में बताया गया है। भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक के कार्यों और शक्तियों के प्रयोग में स्वतंत्रता के उद्देश्य में सन 1971 में एक अधिनियम पारित किया गया है जिसे 1976 में संशोधित कर नियंत्रण में महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में कुछ उपबंध निश्चित किए गए हैं। और वो क्या किए गए हैं देख, भारत और प्रत्येक राज्य तथा विधानसभा के प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्रों की संचित निधि से सभी प्रकार के व्यय की संपरीक्षा और उन पर यह प्रतिवेदन क्या ये व्यय विधि के अनुसार है। यानी कि जो आर्टिकल आपका 266 है उससे जो भी धन निकल रहा है उसका वो ऑडिट करेगा, देखेगा कि जो धन निकाले गए या जो धन निकलने वाला है या जो धन निकल रहा है वो सही है कि नहीं, सही कार्य के लिए निकल रहा है, कुछ गलत मतलब फर्जी तो नहीं हो रहा है, जैसे घोटाला होते हैं वो सब तो नहीं हो रहा है। ये सब चीजों की चेक करेगा कौन? कैग करेगा। संघ और राज्यों की आकस्मिकता जो निधि होती है यानी कि आर्टिकल 267 और लोक लेखाओं से हुए सभी व्ययों की संपरीक्षा भी उस पर प्रतिवेदन करेगा। यानी कि वही चीज बात की जा रही है, आर्टिकल 267 के तहत जो भी पैसा आकस्मिक निधि में है वहां से अगर निकल रहा है और लोक लेखा में जितने भी व्यय हुए हैं उसकी ऑडिट भी कौन करेगा? वो करेगा हमारा कैग। संघ या राज्य के विधान द्वारा किए गए सभी व्यापार तथा विनिर्माण की हानि और लाभ लेखाओं की संपरीक्षा और उन पर प्रतिवेदन करेगा। ये भी चीजें यहाँ पर व्यापार और विनिर्माण में हुए हानि लाभ की ऑडिटिंग करेगा। संघ और प्रत्येक राज्य की आय व्यय की ऑडिट, जिससे कि उसका यह समाधान हो जाए कि राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन के लिए पर्याप्त परीक्षण करने के उपरांत नियम और प्रक्रिया बनाई गई है। वही चीज है
मेनली सरकार का एक तरीके का ऑडिटर है जो चेकिंग कर रहा है कि कितना पैसा व्यय हुआ सरकार के खाते से, कितना ये हुआ। संघ तथा प्रत्येक राज्य की कितनी आय हुई, कितना व्यय हुआ, उसकी भी ऑडिटिंग करेगा कि ऐसा तो नहीं कि आय ज्यादा हुई और व्यय उससे ज्यादा बताकर पैसा केंद्र से लिया जा रहा है। कि मान लीजिए एक स्टेट है, उसकी आय अच्छी खासी हुई, 100 करोड़ हुई, लेकिन उन्होंने बताया नहीं हमारी 50 करोड़ हुई और व्यय ज्यादा हो गया और उस 50 करोड़ का घोटाला कर दिया गया। तो ये सब चीजें जो है चेक करता है हमारा कैग। कुछ और चीजें हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर। संघ और राज्य के राजस्व द्वारा प्राप्त, संघ और राज्य के जो राजस्व द्वारा प्राप्त रूप से वित्त पोषित सभी निकायों और प्राधिकारियों की, सरकारी कंपनियों की, अन्य निगमों या निकायों की, जब ऐसे निगमों या निकायों से संबंधित विधि द्वारा प्रकार अपेक्षित हो, प्राप्ति और व्यय की संप्रेक्षा। मेनली देखिए वो आय व्यय पे ही कार्य कर रहा है, आय और व्यय, यानी कि जो पैसा आ रहा है और जो पैसा निकल रहा है, तो उसी की वो ऑडिटिंग करेगा, चाहे वो राज्य में हो चाहे संघ में हो। मेनली उसी की ऑडिटिंग करेगा कि गलत तरीके से पैसे का यूज तो नहीं किया जा रहा। ये सब चीजें का जो चेकिंग का काम है। देखिए ऑडिटर का मतलब ही होता है चेकिंग करना कि आप जो कार्य कर रहे हो वो सही तरीके से आपका चल रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप उटपटांग कार्य कर रहे हो, है ना, वो सब चेक करता है। इसके अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एक और महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व यह है कि वह सरकारी लेखा खाताओं में अति व्यय होने की स्थिति में मितव्ययिता की दृष्टि से लोक लेखा समिति को इससे अवगत कराया। मतलब वही लोक लेखा समिति जो कि हमने पढ़ा था, 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, और प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, 30 होते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो लोक लेखा सरकारी समिति, उनके जो खाताएं हैं, अगर उसमें अति व्यय हो रहा है तो उस स्थिति में उसको बताया जाए समिति को कि नहीं ये आप जो है ज्यादा व्यय कर रहे हैं, उसको कम करने की कोशिश कीजिए और उसमें उसकी मदद करें। ये काम भी है कैग का। अनुच्छेद 151 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघीय खातों से संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। मोस्ट आईएमपी आर्टिकल 151 के तहत जो भी संघीय खातों के संबंध में उसके पास रिपोर्ट है, तो वो रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा, वह रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है, वो राष्ट्रपति को ही दिखाएगा। और राज्यों के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राष्ट्रपति का काम कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो जो राज्य से रिलेटेड चीजें होंगी वो राज्यपाल को देगा और केंद्र से रिलेटेड चीजें होंगी तो वो राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल उनको क्रमशः संसद और राज्यों के विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। कैग का काम हो गया कि उसने राष्ट्रपति को जाके दे दिया, अब उस और राज्यपाल को दे दिया। अब क्या करेंगे ये लोग कि भाई जो राष्ट्रपति होगा वो संसद में पेश करेगा और जो हमारा राज्यपाल होगा वो विधानमंडल में पेश करेगा उस रिपोर्ट को। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व करदाता के हितों को सुरक्षित करना है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रीय वित्त का संरक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय वित्त का संरक्षण। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों से एक है कि राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक किसको कहा जाता है, तो राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। बात करें कुछ और पॉइंट की, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सरकारी कंपनियों और अन्य निकायों जो संघ या राज्य के राजस्व द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित है, प्राप्ति और व्यय की संपरीक्षा करे और प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, चाहे इस विषय में कोई भी विनिर्दिष्ट विद्वान हो या नहीं हो। तो ये सब चीजें जो है कार्य हमारी किसकी है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के ये सब कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये वाला फैक्ट, राष्ट्रीय वित्त वाला फैक्ट, और ये जो प्रस्तुत करता है किसको, हमारे राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, और यहाँ पर राज्य में राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। तो ये 3-4 पॉइंट जो है आपको याद रखना है। ये वित्तीय राष्ट्रीय वित्त संरक्षण। अब बात करेंगे हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सशक्तिकरण के बारे में। देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। हालांकि यह एक संवैधानिक पद है एवं उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में बखूबी किया गया है। इसका कार्य संघ एवं राज्य सरकार के लेखाओं का परीक्षण एवं अंकेक्षण करना है ताकि वित्त संबंधी नियमितता और अनियमितता सामने आ सके, अर्थात लोक वित्त का संरक्षण इसको कहा जाता है। राष्ट्रीय वित्त और लोक वित्त का भी संरक्षण कहा जाता है। महत्वपूर्ण है कि इतने संवेदनशील कार्य के लिए क्या महालेखा परीक्षक को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं, यदि नहीं तो इसके लिए प्रकार सशक्त किया जाए। यानी कि मेनली है कि उसको शक्तियां क्या क्या दी गई हैं, वो क्या क्या कर सकता है। ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए वो किसी राज्य सरकार में कहीं पे प्रधानमंत्री के घर पे गया तो उसको ये कह के हटा दे तुम्हारे पास पावर नहीं है मुझे ऑडिट करने का,
तो ऐसा नहीं होगा, है ना। प्रत्येक वर्ष नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक लेखाओं की गहन जांच करता है, प्रारूप से सरकार के कार्य करने के तरीकों को सामने लाता है। तो देखते हैं क्या क्या। कैग को अधिक शक्ति एवं कोष आवंटित किया जाना चाहिए ताकि वह अपने कर्मचारी बंद एवं क्षेत्र को बढ़ा सके। लेखा महानिरीक्षक अधिनियम 1971 में संशोधन कर महालेखा निरीक्षक को सम्मान एवं दंडात्मक कार्यवाही की न्यायिक शक्तियां ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध दी जानी चाहिए जो उसे संबंधित सूचना 15 दिनों के भीतर देने से मना करते हैं या अक्षम होते हैं। तो ये वही चीज मैंने बताई कि भाई वो कहीं ऐसे जगह पे गया, उन्होंने बोला सीएम को, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं दिखाएंगे या कुछ भी कारण से, तो उसको वो दंडित भी कर सके। यदि संबंध अधिकारी के वित्तीय व्यय में जानबूझकर गड़बड़ी पाई गई हो तो कैग को शक्ति होनी चाहिए कि वह अधिकारी के वेतन में से ऐसी राशि ले सके। यानी कि जो वित्तीय व्यय हो रहा है, अगर उसमें कोई जानबूझ के गड़बड़ी करी, ज्यादा फंड निकाला गया है, कुछ ऐसा पता चलता है, तो उसकी भरपाई वो उसके पेमेंट से काट सके, ये उसके पास पावर होना चाहिए। प्रत्येक जिले में कैग के क्षेत्रीय कार्यालय हो तो उसे धन आवंटित किया जाना चाहिए। यानी कि जो भी जिला है उसमें उसका अगर आपको ऑफिस बनाना है तो उसको जो है उसके लिए धन आवंटित करना चाहिए ताकि वो कार्य कर सके, अपना कार्य कर सके। तो ये चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। कुछ और चीजें हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या है। सार्वजनिक निजी भागीदार मॉडल के अंतर्गत सार्वजनिक प्रोजेक्ट में भागीदार निजी कंपनी के लेखाओं की जांच करने का अधिकार कैग को दिया जाना चाहिए। सरकारी वित्त द्वारा संचालित गैर सरकारी संगठनों के विकास संबंधी प्रोजेक्ट की जांच करने का भी अधिकार कैग को होना चाहिए। यानी कि जो गैर सरकारी संगठन जो सरकार की मान्यता से चल रहे हैं उनकी भी ऑडिट करने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? कैग के पास होना चाहिए। लेखाओं में अनियमितता से संबंध कार्यालयों एवं कागजातों को सील एवं जब्त करने तथा संबंध अधिकारियों की संपत्ति एवं बैंक खातों संबंधी सूचना प्राप्त करने का अधिकार कैग को दिया जाना चाहिए। यानी कि वही है कि अगर कुछ व्यय में गड़बड़ी निकलती है तो उस समय वो उसके बैंक खातों की सूचना ले सके, उसको जब्त कर सके, उसके कागजातों को सील कर सके, ये सब जो है पावर किसके पास? कैग के पास होना चाहिए। ये चीजें कैग की पावर होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए कैग का जो डिटेल पार्ट था वो समाप्त होता है। अब हम इसके एमसीक्यूज करते हैं। क्या करने जा रहे हैं? अब हम इसके एमसीक्यू करने जा रहे हैं कैग के जो इंपॉर्टेंट्स हैं। चलिए तो यहां पर देखते हैं, पहला एमसीक्यू है हमारे पास कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा, प्रधानमंत्री को देगा, वित्त मंत्री को देगा या राष्ट्रपति को देगा। अब देखिए यहां पर राज्यपाल का कोई ऑप्शन नहीं है, राष्ट्रपति का है। लेकिन मान लीजिए अगर राज्यपाल का होता तो दोनों आंसर होता, लेकिन यहां पर बात की गई प्रतिवेदन की और ऑप्शन में सिर्फ आपको एक ही मिल रहा राष्ट्रपति, तो वो राष्ट्रपति को ही देगा। अगर राज्य की अगर बात होती तब वो राज्यपाल को देता। तो यहां पर हमने इसके आंसर को देखा, इसका आंसर है डी वाला, यानी कि राष्ट्रपति को देगा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? यह भी हमने पढ़ा था डिटेल भाग में कि लोक लेखा समिति जो है इस पर कार्य करती है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही कथन क्या है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, एकदम सही है। उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है, यह भी सही है। वह केवल लोक उपक्रमों का लेखा परीक्षक कर सकता है, भारत सरकार के मंत्रालयों का लेखा तैयार कर सकता है। तो देखिए यहां पर 2-3 ऑप्शन जो सही है, यानी कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है, देखिए इसके आंसर की बात करें तो आंसर में क्या है कि पहला सही है, लेकिन इसमें जो है उस पर महाभियोग की प्रक्रिया भी चलाई जा सकती है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है कि ऑप्शन हमारे पास ऐसे नहीं दिए गए हैं कि A+B बोथ। अगर A+B बोथ ऑप्शन होता तो हम इसको जरूर लगाते। अगर ये नहीं है तो हमने यहां पर आंसर जो है A को माना हुआ है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पदमुक्त किया जा सकता है उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उस तरीके से हम इसको जो है हटा सकते हैं। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। किस किस के लिए करता है? संघ सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, संघ तथा राज्य सरकार के लिए। तो वो दोनों के लिए काम करता है, संघ तथा राज्य सरकार के लिए काम करता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की कार्य अवधि कितने वर्षों की होती है? तो देखिए 65 वर्ष या 6 वर्ष, मैंने ये दोनों बताए थे, इसका आंसर होगा दोनों। तो इसमें देखिए ऑप्शन भी है सी वाला, ए और बी बोथ। तो इसका आंसर है ए और बी बोथ। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र किसको देता है? देखिए
राष्ट्रपति को देगा, मुख्य न्यायाधीश को देगा, उपराष्ट्रपति को देगा या वित्त मंत्री को देगा? तो वो राष्ट्रपति को देता है। ये सब हम सब डिटेल में पढ़ चुके हैं। मैंने ऑब्जेक्टिव इसलिए लिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि डिटेल्ड का रोल क्या होता है आपके जीवन में। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, डिटेल्ड पढ़ना बहुत जरूरी। लोग सिर्फ एमसीक्यूज के पीछे भागते हैं, लेकिन सिर्फ एमसीक्यूज के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमको डिटेल पढ़ना चाहिए। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी वॉचडॉग के रूप में की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति, भाई हमारा टॉपिक ही चल रहा है कि लोकधन का रक्षक भी कहा गया था उसको, तो वो है हमारा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अपने पद को उसे हटाया जाता है, अपने पद से उसे हटाया जाएगा। कैसे? तो उसको हटाया जाएगा सदन के, मतलब सदन के दोनों सदनों के संबोधन पर। एक सदन के संबोधन पे नहीं होगा, दोनों सदनों के संबोधन पे ही उसको हटाया जा सकता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसकी नियुक्ति हमने बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ा है डिटेल में। निम्नलिखित में से भारत का कंसोलिडेट फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षक कौन करता है? कंसोलिडेटेड फंड यानी कि 267 की बात की जा रही है। तो और एक और था 266, तो दोनों का कौन कर रहा था? हमारा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ही करता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस आर्टिकल के तहत होती है? तो आर्टिकल 148 के तहत उसकी नियुक्ति की जाती है, यह हमने पढ़ा है। किस सेवानिवृत्त नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? यानी कि जो पहले कैग रह चुके हैं और फिर रिटायर्ड हो गए कैग से, और फिर उनको जो है वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, तो वो है आपके एके चंदा। कौन? एके चंदा, यानी कि बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहां पर जो है हमने 13 से 13 एमसीक्यूज देखे, डिटेल पार्ट देखा। एमसीक्यूज मैंने इसलिए लिए हैं कि आपको समझ में आए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं और डिटेल पढ़ने का फायदा क्या होता है। डिटेल मैंने पढ़ा है, उसके बाद पूरे क्वेश्चन उसी डिटेल से बने हुए हैं। एक दो क्वेश्चन और बन सकते थे, लेकिन यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं डाले गए हैं क्योंकि वीडियो की टाइमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी इसलिए। तो यहाँ पर हमने 13 क्वेश्चन पढ़े, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कुछ ऊंचे लेवल के एग्जाम देंगे तो उसमें एक तो क्वेश्चन अलग से आएगा जो कि डिटेल में मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं, ठीक है, जैसे राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक और लोक वित्त का संरक्षक, तो ये सब क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके बताइए। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए और है कि आपका अभी का करंट कैग आखिर है कौन, है ना? करंट कैग अभी का है कौन, तो ये आपको बताना है। तो चलिए आप आंसर दीजिए, मिलते हैं हम अगले पार्ट में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।